गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण। ये सारे क्वेश्चन जो है यूपी SSC पैट एग्ज़ाम व यूपी SI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा वायु यहां मौजूद हैं। स्वपोषित वर्ग के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषित वर्ग में उन जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित जैविक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। स्वपोषित को ऑटोट्रॉपिक और परपोषित को हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। उत्पादक इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से हरी पत्ती वाले स्वपोषित पादप आते हैं। हरी पत्ती वाले वो पादप जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर्स, इस वर्ग में मुख्यतः परपोषित जीव, मानव सहित जंतु प्राणी आते हैं जो कि उत्पादक या प्रोड्यूसर्स द्वारा तैयार किए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। वियोजक या डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पादपों एवं प्राणियों तथा जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। सामान्यतः जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा। वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह, जो मृत पादपों एवं प्राणियों तथा जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। वियोजित माने होता है डीकम्पोज करना। सामान्यतः जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोजन के रूप में स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा जो होती है भोजन के रूप में स्थानांतरण होती है, इस क्रम को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे हरे पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं। जैसे हरे पौधों को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। तो ये हो गई आहार श्रृंखला, फूड चेन। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, जिराफ इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए मेढक एवं छिपकली इत्यादि। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मृत जीवों, पौधे एवं जंतुओं को अपघटित कर देते हैं। वर्ष 1935 में A.G. टांसले द्वारा इकोसिस्टम का प्रयोग किया गया था। किसी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वप्रथम ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। हरे पौधे द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में निवेशित भू रासायनिक चक्र के निम्न उद्देश्य होते हैं। सभी तत्वों का एक साथ चक्रण, अलग अलग तत्वों का अलग अलग रूपों में चक्रण, जलीय चक्र तथा भू रासायनिक चक्र। बड़े स्तर पर सागरीय पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता से कम होती है।
वर्ष 2015 के अनुमानों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जक देश चीन है। सूर्य की ऊर्जा को हरे पौधे ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जो खाद्यान्नों के रूप में हमें मिलता है। कार्बन चक्र देखिए, जैवमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन विभिन्न प्रक्रियाओं में लगातार संगठित, विघटित और परिवर्तित होता रहता है। सभी कार्बनिक यौगिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर भोजन द्वारा शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा श्वास की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पुनः बाहर निकल जाती है। कार्बन का यह चक्र लगातार इसी प्रकार चलता रहता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन वायुमंडल के विभिन्न यौगिकों में पाया जाता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों में उनकी जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। नाइट्रोजन का अभिगमन पेड़ पौधों में प्रोटीन के रूप में होता है, जो उन्हें मिट्टी में मिले लवणों से प्राप्त होता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन पेड़ पौधों में मिट्टी के द्वारा पहुंचता है। जीव जंतु इसे पौधे से प्राप्त कर पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यही नाइट्रोजन चक्र है। अब देखिए ऑक्सीजन चक्र। पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन प्राणी श्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं और पुनः CO2 छोड़ते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण चलता रहता है। यही ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। इकोलॉजिकल नाइक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे ग्रेनेल द्वारा 1917 में किया गया था। प्रदूषित जल से हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। पारा से मिनीमाटा नामक रोग होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट, मस्सा आदि उत्पन्न होते हैं। तेल रिसाव से पारिस्थितिकी तथा पोषण स्तर का विनाश होता है। अत्यधिक लवणता से मृदा क्षारीय हो जाती है। अम्ल वर्षा से वनों का विनाश हो जाता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेथेमोग्लोबिनामिया के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि विज्ञान को श्रवण विज्ञान या एकॉउस्टिक्स कहा जाता है। मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में समर्थ है। मृदा प्रदूषण रोकने हेतु हानिकारक रसायनों एवं विदेशी अशोधित उर्वरकों पर प्रतिबंध होना चाहिए। झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध होना चाहिए। बाढ़ द्वारा नष्ट हुई उत्पादक भूमि को तथा मस्तूलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए। वन कटाव पर प्रतिबंध होना चाहिए। औद्योगिक अविषालुता अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नेरी कहते हैं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट एक महत्वपूर्ण शब्द है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। यह नागपुर में स्थित है। नेरी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% पाई जाती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। पारिस्थितिकी स्थायी विविधता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सूडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। कच्छ का रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। रेड डाटा बुक्स में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। केरल एक शांत घाटी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं जलवाष्प 36 से 70% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% तक, मीथेन 4 से 9% तक तथा ओजोन 3 से 7% तक। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। वर्तमान में 2017 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हरितगृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, कहा जाता है। हिमानी का पिघलना या हिमगिरी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि आदि वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करती हैं। ओजोन परत मुख्यतः समतापमंडल के निचले हिस्से में अवस्थित रहती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत के ह्रास के लिए या ओजोन परत के क्षय होने के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन इत्यादि। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। अब देखिए कौन सा रसायन किस तरह से यूज होता है इसका। फ्रेयॉन का प्रशीतक में कूलेंट के रूप में, टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ISFR 2019 में ISFR 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक,
1025 वर्ग किलोमीटर में तथा सर्वाधिक कमी मणिपुर 499 वर्ग किलोमीटर में हुई है। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। SFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में 3,976 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ISFR 2019 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं महाराष्ट्र हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य मिजोरम में 85.41%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63%, मेघालय में 76.33%, मणिपुर में 75.46%, नागालैंड में 75.31% है। न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.05% है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में वनारोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। वर्ष 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा को अपनाया है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPCR नई दिल्ली में है। सेव नामक एक नए संगठन का मुख्य उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि गल्फ ऑफ मन्नार है। वर्ष 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। भारत के सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए राष्ट्रीय पार्क और किस राज्य में है। कार्बेट पार्क उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है। रणथंबोर राजस्थान में है। सिमलीपाल ओडिशा में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में, पेरियार केरल में है। सरिस्का जो है राजस्थान में है। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में, काजीरंगा असम में है। चंदौली महाराष्ट्र में, गुगामल महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में है। सर्वप्रथम समुद्री वन्य जीव अभयारण्य कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया था। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। एथेनॉल एल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। मक्का की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है। जट्रोफा, पोगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है।
अब देखिए, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और मुख्य संरक्षित वन्यजीव। काजीरंगा में गैंडा संरक्षित किया जाता है, गिर में शेर, सुंदरबन में बाघ और पेरियार में हाथी। भारत का मरीन नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चिनार वन्यजीव विहार केरल में स्थित है। तमिलनाडु का पश्चिमी विहार करिकिली में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। राजस्थान में राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। मणिपुर में स्थित केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क प्लवामान पार्क है। प्लवामान पार्क फ्लोटिंग तैरता हुआ। जैव मंडल स्थल और स्थापना वर्ष। नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी। नंदा देवी की 1988 में, सुंदरबन की 1989 में, कंचनजंगा की 2000 में हुई थी। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। इसका अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड, जिसे सीसा कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः अर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉपसी नामक महामारी फैल सकती है। आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाला प्रमुख अजैविक प्रदूषक है। जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अब देखते हैं क्रांतिक प्रदूषक क्षेत्र और किस राज्य में है। चेंबूर महाराष्ट्र में, गोविंदगढ़ पंजाब में, सुकिंदा ओडिशा में, उद्योग मंडल केरल में है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन फरवरी 1985 में किया गया था। वर्ष 2014-15 में केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की गई। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। हरित क्रांति के विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अब पर्यावरण आंदोलन संबंधित व्यक्ति। एपिको आंदोलन P हेगड़े। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।